हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। और हम लोग अभी भी जस्ट मोशन को फिनिश किए हैं और मोशन के सारे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स पोर्शन जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वैल्यूबल, वो हम लोग डिस्कस किए। कुछ कंसेप्चुअल, कुछ कॉन्सेप्ट की भी बात कर लिए हैं। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सीईटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपका टॉपिक और चैप्टर है। ठीक है ना। तो ज़रा फोकस करना है इस बात पे। इस पे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और न्यूमेरिकल्स तभी बनेगा जब आप फोकस करोगे। ठीक है। कुछ फार्मूले भी यूज आएगा। ठीक है ना। मैं उसको आपको कंसीडर करते चलेंगे। ठीक है। चलिए, और बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए। ठीक है। और दिन की तरह हम लोग भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग फोकस करते हैं। चलिए, ठीक है। चैप्टर टॉपिक, आज चैप्टर का नाम है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले ना एक एक करके बात करेंगे हम लोग। सिर्फ फोर्स के बारे में करते हैं बात, फिर जाकर के मोशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके लॉज क्या क्या है, इस पर उसकी बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं फोर्स क्या है। ठीक है। देखिए, नॉर्मली पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। सिंपली करके तो पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। बट यहाँ पर अगर थोड़ा सा फिजिकल लैंग्वेज में जाए तो बात बनता है कि फोर्स इज अ फिनोमिना। फोर्स इज अ फिनोमिना विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी। द बॉडी ट्राई टू चेंज इट्स शेप। ठीक है ना। मतलब और पोजीशन, मतलब ट्राई टू चेंज। हो सकता है, हुआ नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, मतलब हुआ भी होगा और नहीं भी होगा, दोनों बातें हो सकती है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, आप अगर मान लो दीवार पे, वॉल पे, जस्ट यू एक्सर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, वेदर वॉल डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, व्हाट इट मीन्स? दैट मीन्स देयर इज नथिंग डूइंग वर्क, मतलब कोई वर्क ही नहीं हुआ होगा, नहीं। उस सिचुएशन में क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो स्वाभाविक बात है, आप कितना भी ताकत लगा दीजिए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या? फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स होगा। ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि नहीं होगा, बिल्कुल वो वर्क पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए फोकस करना। ठीक है। हम यहाँ से बात करते हैं फोर्स। जनरली पुलिंग और pushing is called force। और सेकेंड थिंग्स ये कह सकते हैं, फोर्स इज अ phenomena which acts on a body. The body try to change or changes, try to change or changes its position or configuration is called force। ठीक है ना। नॉर्मली अगर हम बात कर ले तो कहते हैं फोर्स इज अ फिनोमिना which acts on a body. The body change its position, configuration और try to change, मतलब चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि फोर्स है क्या। ठीक है ना। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो आपने फोर्स देख लिए क्या है, फोर्स के फॉर्मूला की बात करते हैं। तो बेटा जो फोर्स होता है ना, ये हमेशा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑफ दैट बॉडी। अब यहां पर बड़ा अजीब सी एक वर्ड लिख दिया, दैट बॉडी का मतलब क्या है? क्या लगता है आपको? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मान लो मेरा लोगे, एक्सेलरेशन क्या बाजू बनेगा? नहीं। मतलब ये हो गया, अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस डस्टर पे फोर्स लगा रहे हैं, मान लो डस्टर है, हम इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, तो मास भी उसी का और एक्सेलरेशन भी उसी का होना चाहिए, तब जाकर के फोर्स बनेगा। इस बॉडी का फोर्स अगर देखें तो इसका मास और इसका एक्सेलरेशन, इस बॉडी का देखें तो इसके मास और इसका एक्सेलरेशन,
तब जाकर के फोर्स बनेगा। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि फोर्स को अगर हम F कह दें और मास को हम M कह देते हैं और एक्सेलरेशन को A कहे, तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, F इज इक्वल टू बनेगा ma। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब ना देखिए, अब नेक्स्ट आपने ये देखा कि F इज इक्वल टू किसके बराबर है, ma करीब। F इज इक्वल टू ma। आपने मोशन चैप्टर अभी अभी जस्ट क्लियर किया हो। मोशन में हम लोग ये भी पढ़े थे कि ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, और आपने जब ग्रेविटी वाला पार्ट्स पढ़ लिए होंगे तो आपने एक वर्ड तो और भी जान गए होंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है क्या, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो हम कहते हैं इफ u इज इक्वल टू क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और v इज इक्वल टू बोलो फाइनल वेलोसिटी, और t इज इक्वल टू टाइम। इसीलिए a बराबर कितना, v माइनस यू अपॉन में t बन रहा है। इसीलिए f बराबर क्या बन रहा है, ma। तो यहां से बनेगा m और v माइनस यू बाय t। जरा देखो तो, कोई भी अगर एट रेस्ट u इक्वल टू कितना, 0। इसीलिए यहां पर क्या बन जाएगा, फोर्स आपका बनेगा m v बाई टी। समझ रहे बात को, m इंटू वी बाई टी। ये तब होगा जब बॉडी कहां पर हो, रेस्ट में, और रेस्ट से आपने ऐसे उछाल दिया। देखिए आपने रेस्ट से ऐसे उछाला बॉडी को, और बॉडी इस पर हीट करने के बाद बॉडी वापस क्या हो गया, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट किया होगा, कहीं ना कहीं मूव किया होगा, उसके पास भी एक्सेलरेशन होगा। तो जब बॉडी क्या था, ऑलमोस्ट यहाँ से रुका हुआ था, आपने यूं पुश करा, और जैसे आप कैरम खेलते हो, पहले आपने क्या कर दिया, वो जितने भी आपके बटन्स होते हैं आप उसको रख देते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उस पर फोर्स लगाते हो। सेम चीज है बेटे, एकदम सिमिलर बात है वो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। तो F इज इक्वल टू बन गया ma। तो अब फोर्स में है क्या, एक्चुअल में मास, गिवन मास और एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो m है ये गिवन मास है, गिवन मास, या इन किसमें, kg में, और ये जो है आपका, ये क्या है, गिवन एक्सेलरेशन किसमें है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब इससे यूनिट बना लो। तो यूनिट क्या बनेगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को दूसरा फॉर्म क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखते हो यानी kg मीटर पर सेकेंड। तो बड़ी बात नहीं लिख दी, वही था जो आप ऑलमोस्ट देख चुके हो। समझ लो ना बात? ठीक है। अब हम बात कर रहे थोड़ा CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो CGS यूनिट क्या बनेगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में आपने एक बात पढ़ ली हो ऑलमोस्ट, ठीक है ना, जब आपको यूनिट्स पढ़ा रहे थे, यानी आपको मोशन चैप्टर में जब स्टार्ट किए थे तब की बात कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपने पढ़े होंगे फिजिकल क्वांटिटी, और वहीं से हम इसको यूज किए हैं। तो केजी का क्या, सेंटीमीटर ग्राम, और मीटर का क्या, सेंटीमीटर, और सेकेंड तो ऑलमोस्ट रहेगा ही रहेगा। ये क्या कहलाएगा, सीजीएस यूनिट। क्या कहलाएगा, यानी सीजीएस यूनिट। और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। और ये जो सेंटीमीटर है ये किसका मेजरमेंट है, लेंथ का। और ये जो ग्राम है ये है किसका, मास का। और ये तो आपको बहुत बढ़िया से जानते हो आप, हाँ भाई, ये है टाइम का। तो ये आपका क्या बन गया, सीजीएस यूनिट बन गया। ठीक है ना? अब डिपेंड क्या करता है कि या आप फोर्स की बात कर रहे हो, तो फोर्स आप जब किसी बॉडी पे हीट किए उसके पास में एक फिक्स डायरेक्शन में हीट करते हो आप, यहाँ वहाँ दिस रखा हुआ आप हीट कर दिया। और वो भी ना पता चले ना, तो मैंने एक बात कहा था बहुत पहले ही चैप्टर 8 को जब पढ़ा रहे थे, इसलिए मैं कहता हूँ चैप्टर 8 में बड़ा फोकस करना बड़े काम की चीज़ है उसमें। ठीक है ना? अब मैंने कहा कि F इज इक्वल टू ma। तो m जो है ये क्या है, जरा देखो तो, स्केलर, और a क्या है आपका, ये वेक्टर। तो मैंने एक बात कहा था कि डोमिनेंट को याद करो।
डोमिनेंट की बात करने जा रहे हैं हम। तो डोमिनेंट मतलब क्या है, जैसे आप कहते हो नॉर्मली वेटेज किसका चाहता है, हाँ भाई। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है या वेक्टर, वेक्टर तो हमेशा क्या होता है, वेक्टर इंटू स्केलर हमेशा क्या देता है आपका, यानी डॉट प्रोडक्ट में, सुनिए फिर से देखिए, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा स्केलर और वेक्टर क्या देता है, स्केलर देता है, याद रखें। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या देता है आपका, वेक्टर देता है, ठीक है ना, इसलिए याद रखें आप। यानी क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस किसको बोलते हैं, क्रॉस क्या है, यहां से देखिए ना F इक्वल टू M अक्रॉस A। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा यानी स्केलर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, वेक्टर देता है। तो नॉर्मली हम ऐसा यूनिट की बात कर लिया आपने, अब आपने कह दिया कि कौन सा क्वांटिटी है, तो ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझ रहे हो बात को, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब जरा देखिए, अब क्या है कि ये किस पे डिपेंड करता है, जो फोर्स है ये किस पे, तो हम कह सकते हैं यहां से इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या कर सकते हैं, जरा देखिए तो, फोकस कीजिए तो, ठीक है ना, मतलब इट इफेक्ट्स when a body is in motion then changes to rest। अगर कोई भी बॉडी किस में हो, मोशन में हो, तो ये क्या इफेक्ट करेगा, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर देगा। ये इफेक्ट मतलब क्या, उसके क्या प्रभाव डाल रहा है, वो वही चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, मतलब इसका कह सकते हैं, अ फोर्स may be changes the speed of an object। A force may be changes the speed of an object which are moving। जो मूव कर रहा हो उसके स्पीड को चेंज कर देगा। मान लो अब ये स्टैंड पे कैमरे लगे पड़े हैं और हम थोड़ा सा अगर फोर्स लगा दें तो स्टैंड से गिर नहीं जाएगा। अगर गिर जाता है तो क्या कर दिया, पोजीशन को चेंज किया कि नहीं किया, मोशन में लाया कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास, उसको काइनेटिक में तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। तो यही तो इफेक्ट है, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर ही लेते हैं, वही बात फिर से लिख लेते हैं। अ फोर्स में भी स्टॉप अ मूविंग बॉडी, हाँ बचपन वाली बात है, हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। फोर्स में भी स्टॉप अ मूविंग बॉडी, अब बचपना वाली बात है भाई, बहुत बड़ी बात नहीं थी ये, समझ रहे हो बात को। और जो लास्ट पॉइंट है उसको भी नोट ही कर लो, अ फोर्स में बी चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, बोलो ऑब्जेक्ट बोलो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्या सुनो, अब तक एकदम बचपना वाली बातें थी जहां से क्वेश्चन वैसन आना स्टार्ट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स की बात करने जा रहे हैं। तो टाइप ऑफ फोर्स, टाइप की फोर्स कितने टाइप के, दो टाइप के, एक होता है बैलेंस, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड, ठीक है ना, समझना, ठीक है। तो हम यहां कहते हैं टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स को ना दो कैटेगरी में बांट दिया है, जरा फोकस करो, फोर्स को दो कैटेगरी में बांट दिया हो। एक आपका है बैलेंस और दूसरा है अनबैलेंस्ड। एक आपका बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड। बच्चों यहां पर क्या होता है ना, बैलेंस अनबैलेंस में क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का, ठीक है ना। अब मान लो
आपका ये वाला बॉडी कोई और है और ये बॉडी कोई और है, आपका ही खुद का, लेकिन अभी एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे, परेशान मत होना। अब ये बॉडी आपका ही है, अरे पार्ट्स आपका है तो सब कुछ आपका ही है ना जी। तो फिलहाल मैं बात करूं कि अगर एक कोई दूसरा बॉडी पहले बॉडी से यूं कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के साथ देखिए जरा, कनेक्ट हुआ और एकदम खींच रहा है, जस्ट पुलिंग फोर्स लगा रहा है बिटवीन टू बॉडीज, तो डिफरेंट बॉडीज की बात करिए, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप इसको कहेंगे क्या है, ये बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, क्लियर नहीं हो रहा है तो समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। इफ the two forces acts in opposite direction but having same मैग्नीट्यूड, मतलब ये कह रहा है कि बॉडी के पास जो फोर्स एक्ट हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, देन द फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड। और सिंपली क्या होता है, इफ द नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 तब आप कहते हो देन द फोर्स इज बैलेंस्ड। सेम यही बात कहते हैं हम, इफ द टू फोर्सेस, अच्छा राइटिंग समझ में आ रही है ना दोस्त, ठीक है। इफ द टू फोर्सेस एक्ट्स इन opposite direction but having different magnitude, then the force is called unbalanced। और यहां पर आप एक बात और कर सकते हो इस सिचुएशन में, if the two forces acts in opposite direction, सिंगल फोर्स में बात नहीं बनेगा, फोकस करना। तो हमने कहा कि if the two forces acts in opposite direction but having different magnitude then the force is called unbalanced। तो यहां से हम कह सकते हैं if net force, यानी नेट फोर्स का मतलब मेरे भाई टोटल फोर्स, टोटल बराबर एकदम से रिजल्टेंट फोर्स जिसको बोलते हो आप, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बन जाए बेटा आपका, ये 0 के करीब ना हो तब इसको क्या बोलोगे, यानी इसको बोल सकते हैं फोर्स इज अनबैलेंस्ड। अच्छा, ये तो नॉर्मली थ्योरेटिकल वाली पार्ट है, थ्योरी से कह दिया जी, बुक में इतनी मोटी मोटी ग्रंथ है वो लिखा हुआ है, सब ये सब लिख रखा है, हम समझेंगे, इसको समझना पड़ेगा अपने को, समझेंगे कैसे बनेगा ये, तो समझो जरा, ठीक है ना। अब होता क्या है ना कि नॉर्मली अगर हम बात करें बैलेंस का, तो अब एक छोटा सा कोई ब्लॉक है किसी सरफेस पे रखा हुआ है और ये ब्लॉक m मास का है मान लो, और एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो F और दूसरा लगा रहे हो F, नाम दे दिए दोस्त, समझ लो बात को। If two forces acts on a body in opposite direction having same magnitude but opposite in direction, if F1 is equal to F2, so अब जरा देखिए तो क्या बात बनेगा, F1 is equal to F2, तो F net कितना बन रहा है, F net is equal to F1 plus F2। अब बेटे F1 plus F2 यही बनेगा ना, लेकिन क्या है, but these two forces acts in opposite direction but having same magnitude। तो अब इस सिचुएशन में देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है बेटा, अब मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, तो आप यहां से कह सकते हो
कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2, इसीलिए अभी अभी जस्ट आपने देखा F नेट कितना, F1 प्लस और माइनस F1, F नेट कितना बोलो तो F1 माइनस F1 इज इक्वल टू कितना, प्रूफ हो गया क्या? मतलब ये कह सकते हो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे और जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो तो ऑलवेज एक्ट्स एज अ बैलेंस फोर्स, कोई उसका रिजल्टेंट नहीं होगा, कोई परिणाम। मान लो कबड्डी में 2 लोग को लड़ा दो या कहीं दंगल में 2 लोग को लड़ा, WWE करा दे, इच्छा तुम्हारी है करा दे, खुद ही लड़ जा समझ रहे बात को, लेकिन थोड़ा अपने आप में प्रोटेक्शन रखना है, ठीक है, हार्म नहीं होना चाहिए कोई चीज़। अब आप क्या करते हो कि WWE में उतर के भाई आपका जो पूरा स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो एनर्जी है वो दूसरे का भी उतना ही है, जितना आप उसको दबोच रहे हो वही उतना आपको भी दबोच रहा है। तो नेट क्या बनेगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या बनेगा, जीरो। तो रिजल्टेंट मतलब जीरो, मतलब बैलेंस, मतलब टाई हो गए भाई, मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली ये आपका बैलेंस्ड है, जितना आप एफर्ट कर रहे हो उतना दूसरा भी एफर्ट कर रहा है, उसको कहेंगे हम बैलेंस्ड फोर्स। अब आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड में अगर इसी की बात कर रहे हैं, हम डायग्राम सेम ले लें, समझ रहे बात को, तो डायग्राम हम सेम ले लें, तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, यहाँ पर कहते हैं F1 इज नॉट इक्वल टू F2, तो इसीलिए क्या बनेगा, F नेट जो बनेगा, तो बेटा ये देखिए जरा F नेट किसके करें। अब नॉर्मल समझो इस बात को, मैंने कहा कि मेरे भाई अभी ना आप 2 बॉडी अपने पास है, ठीक है ना, और नॉर्मली बात करें कि मान लो कोई एग्जांपल लेता हूँ, कोई S है और कोई D है, 2 बॉडी अपने पास। अब S और D को आप एकदम से पूरा कोलाइड कराते हैं, कोलाइड कराने के बाद इसके पास जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू दिस, यानी D के पास ज़्यादा है, तो क्या करेगा ये, इसको अपने तरफ लेके चला जाएगा ना, अपने डायरेक्शन में मूव करा लेगा। अगर इसके पास ज्यादा होगा तो ये अपने डायरेक्शन में मूव करा देगा। समझ लो बात को क्या कह रहा हूं मैं, कि जिसके पास एनर्जी जितना, जिसके पास स्ट्रेंथ जितना, वो अपने ही डायरेक्शन में फ्लो कराने की कोशिश कर लेगा। तो अगर हम यहाँ पर कह दें F नेट बराबर क्या, F1 प्लस F2, हाँ, लेकिन माइनस वाला पार्ट तो आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा, मैग्नीट्यूड तो नहीं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड उसके पास क्या है नहीं है, डजंट मैटर, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो मतलब हो गया कि न्यूटन का थर्ड लॉ तो लगा ही रहा है। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ में आपने पढ़ा था कि एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन, जितना वो इधर फोर्स लगा रहा उतना ये फोर्स, तो वहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बात बन जाएगा, अब यहाँ पर कहते हैं इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, तब क्या बनेगा, तब यहां से देखो बेटा F नेट, अब आपको क्लियर हो जाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ वाली बात है। अगर F1 के पास ज्यादा है स्ट्रेंथ तो यहां से बनेगा F1 माइनस F2। अब यहां से कह दिया आपने इफ F1 इज लेस देन F2, तो इस सिचुएशन में जो F नेट बनेगा, ये नेट फोर्स कितना बन जाएगा, ये नेट फोर्स आपका बन जाएगा यानी F2 माइनस F1, ये बात बन जाएगा। ये था बैलेंस अनबैलेंस। एक स्प्रिंग का भी केस ले लो, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और भी दुनिया का कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम यहां से बात कर लेंगे, स्प्रिंग वाली बात करते हैं, जरा देखो फोकस करो, ठीक है। ये अब इस स्प्रिंग पे यहां पर फोर्स लगा रहे F1 और ये लगा रहे हो F2, यानी F1 इज इक्वल टू F2 है, तो ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, यानी क्या होगा, बैलेंस्ड। अगर सेम यही बॉडी है और F1 इज नॉट इक्वल टू F2 है, तो डिपेंड करता है कौन किधर, तो यहां से F नॉट किसके करीब बनेगा, नॉट 0 करीब बन जाएगा। समझ लो बात को, ये बात बन जाएगा। ये तो बात रही थी फोर्स के, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की बात हो रही थी, मतलब आप इस तरह से आप इसको कर सकते हो, बैलेंस अनबैलेंस को, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे थोड़ा गैलीलियो का कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। गैलीलियो कॉन्सेप्ट क्या कहा था, सुनिएगा ध्यान से। गैलीलियोस कॉन्सेप्ट मोशन का क्या था,
गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, ठीक है ना। उसने कहा क्या, गैलीलियो कॉन्सेप्ट का मोशन का क्या कहा उसने, इसी के बीच में आया था कौन, गैलीलियो के बाद जस्ट कौन आ गया, आपके न्यूटन साहब वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर कहा क्या यार, आप किसी इंक्लाइन पर ऑब्जेक्ट को रखो और वहां से फॉल डाउन करो, तो जब इंक्लाइन से आप किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कराते हो तो आगे उतने ही दूर तक जाएगा, उतने ही हाइट तक पहुंचेगा जितना से वो फॉल हुआ था। नहीं समझ में आया, नहीं आया होगा, बिल्कुल। अब मान लो कि एक ये सरफेस है, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें, ये सरफेस है, ठीक है। अब नॉर्मली अब सरफेस है और यहां से सेम ये सिचुएशन दे देता हूं मैं, जरा देखो तो। अब यहां पर एक ब्लॉक m मास का है, इसको तुम क्या करो, मूव करा दो यहां से, एंगल बनता है थीटा और ये भी एंगल है थीटा। तो अब यहां से ये हाइट जो है ना h, जरा देखिए h हाइट है और इसको हम क्या करते हैं, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं बताइए। तो अब इस हाइट से अगर आप ब्लॉक को गिराते हो ना, तो ब्लॉक कहाँ आएगा, इस O पॉइंट तक, और O पॉइंट तक आने के बाद यह ब्लॉक फिर से वापस आएगा कहाँ तक, इस पॉइंट तक, और यहाँ पर जो बनेगा ये H डैश, यानी H इज इक्वल टू H डैश। मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी हाइट, किसी एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कराते हैं तो आगे तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपने हाइट को मेंटेन करना ले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या किया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने किया कि लेफ्ट साइड, देखिए ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड की बात कर रही है, ठीक है ना बेटे। अब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में उसने यूं रखा था, मतलब इसी डायग्राम में मैं कर देता हूं कि अब उस सिचुएशन में क्या कर दिया, इसको यूं ही रखा और ये जो एंगल है, अब जरा देखिए, पहले तो यूं रखा, अब इस एंगल को क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया, ये जो एंगल बना ये बन गया थीटा डैश। तो थीटा इज मच ग्रेटर देन थीटा डैश। सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं केस का, ये सेकेंड केस है आपका, ठीक है ना। अब उसने देखा कि ब्लॉक जैसे यहां से गिरा है तो ब्लॉक यहां तक आता है, अब ये मेंटेन किया, देखिए ब्लॉक पहले यहां था ना, अब ब्लॉक आगे गया यानी H डैश को मेंटेन किया। और ये थर्ड थिंग्स आता है इसका, तीसरी बात आता है, वो आता क्या है कि एक बार क्या कर दिया, यूं ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली एकदम से छोड़ दिया, तो देखा कि यार ब्लॉक को जैसे गिराया ना, तो m मास का ब्लॉक गिरा तो ये एकदम से मूव करता, रोल करता रह गया तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर ना लगा दे, और यहीं से लॉज ऑफ मोशन का क्या हो गया, उत्पत्ति हो गई, यहीं से इनोवेशन हो गया, एकदम से बॉल ले लिया। देखा कि यार बॉल को गिरा रहे, बॉल सीधी चल रहा है स्मूथ सरफेस पर, मान लो ये स्मूथ सरफेस है, अब बॉल गिरा है तो बॉल एकदम से चल रहा है, वो तब तक चल रहा है जब तक कि उस पर भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो दिमाग में बत्ती जली न्यूटन साहब का, और न्यूटन साहब ने कह दिया कि यार ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है ना, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता भी वही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है, समझना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जरा फोकस करना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात कर लिया हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या कर दिया इसने, न्यूटन साहब ने लॉ दिया। अब लॉ क्या दिया है कि 3 लॉ दिए उसने। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, एक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दूसरा जो है एकदम उसी के नाम पर है दोस्त, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, द थर्ड वन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसी का नाम जो है ना, इसी के नाम को चेंज किया, इसी के नाम दे दिया इनर्शिया। इसका नाम क्या दे दिया, इनर्शिया, यानी इसी को बोलते हैं लोग लॉ ऑफ इनर्शिया।
न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों बोलते हैं उसी की बात कर लेंगे थोड़ा, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। अब देखिए सेकेंड लॉ है कि आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का जो नाम दिया है, ये दिया इंपल्स मोमेंटम थ्योरी। समझ रहे हो ना बात को? इसका नाम दिया इंपल्स मोमेंटम थ्योरी, ठीक है ना। और थर्ड लॉ तो अपने आप में ही थर्ड है, ठीक है ना। थर्ड लॉ को दे दिया कंजर्वेशन, इसको दिया कंजर्वेशन। समझना जरा बारीकी से। फर्स्ट लॉ का नाम दे दिया उसने क्या कि लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड दे दिया इंपल्स मोमेंटम थ्योरी, ठीक है ना। मोमेंटम से इसको कंसीडर कर दिया। एंड द थर्ड वन इज न्यूटन थर्ड लॉ, तो इसको दे दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, जरा फोकस कीजिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। इसमें पढ़ेंगे हम लोग इनर्शिया की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी, इट स्टेट्स दैट यानी एवरी बॉडी continues its state, सुनिए बेटा, it states that every body continues its state of rest of uniform motion। मैं पढ़ देता हूं अगर आपको तकलीफ हो तो। it states that every, ठीक है ना, body in its state, ठीक है ना, in a state of rest or uniform motion along a straight line, along a straight line unless it uncompelled, ठीक है ना, unless it uncompelled, या फिर कहते हैं इसको unless it is completed by, it is, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, it is completed by an external force, ठीक है ना, an external force, ठीक है ना, to change its state। फिर से देखिए, it states that every body continued in its state of rest or uniform motion along a straight line unless it compelled या completed, ठीक है ना, completed दोनों यूज कर सकते हैं, completed by an external force to change its state। मतलब क्या होगा? इतना बड़ा रामायण लिख दिए, क्या पता चला? इस रामायण थोड़ी लिखना है, वाल्मीकि जी लिख दिए काफ़ी है, एक दूसरा नहीं प्रोड्यूस करना है, उसी को जानिए और सोचिए। देखिए मतलब ये होता है कि गैलीलियो वाला एक्सपेरिमेंट से पता चल गया होगा, थर्ड एक्सपेरिमेंट है ये। अब ये कहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो बॉडी तब तक मोशन में नहीं आएगा या रेस्ट में नहीं आएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। जैसे मान लो मैं मूव कर रहा हूँ 3 मीटर पर सेकेंड से, तो जब तक मुझे कोई रोकेगा नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं, और अगर मैं रुका हुआ हूँ जब तक, मान लो अभी रुका हूँ, when nobody can extend or nobody can push me while towards moving with his direction, तब तक हम उसके डायरेक्शन में नहीं आएंगे जब तक मुझे कोई क्या कर दे, पुश ना कर दे या पुल ना कर दे। दोनों बातें हो सकती है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट में हो
तो उस बॉडी को जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मिले तब तक वो मोशन में नहीं आएगा, और जब तक कोई बॉडी मोशन में है वो रेस्ट में तभी आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। इसी को बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सिंपली एक लाइन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में तभी आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और जब कोई बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में तब आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और जब बॉडी कहां पर हो, रेस्ट में। जस्ट इसका रिवर्स वैसे वर्षा वाली बात हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब यही पर आता है इनर्शिया, समझिएगा इनर्शिया। अच्छा ये बात ये बना तो F किसके करीब, M न्यूटन्स लॉ, नहीं आप कहते हो ना फ्रॉम न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला कहता है फिजिकल टर्म में। अब आपने कहा कि बॉडी और मास क्या है, चलता रहा अनलेस। तो अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए वेलोसिटी की बात कर लिए फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो u किसके बराबर, v के बराबर, और u अगर उसके इक्वल हो जाएगा तो a कितना 0, इसीलिए f कितना बन जाएगा, देखो तो m इंटू 0 इक्वल टू 0 बना के नहीं बना है हुआ। अगर a 0 नहीं होता है तो फोर्स 0 नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, मैंने आपको बताया था चैप्टर 8 में भी बहुत बढ़िया से क्लैरिफाई करके एक ग्राफ से भी, कि अगर मान लो यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया, जरा ग्राफ को देखिए तो याद आ जाएगा, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, यही है ना। टाइम तो बढ़ रहा है ना दोस्त, लेकिन वेलोसिटी देखिए तो कांस्टेंट है कि ना हर एक पॉइंट पर। अगर मान लो v1 v2 v3 v4 देते हो, इस तरह से चलते चले जाओगे तो देखो तो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। तो अब कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है तो आपके पास देखिए तो ये क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, हर एक पॉइंट पे क्या बन जाएगा 0, और हर एक पॉइंट पे अगर 0 बनता है तो आप कहते हो सर ए जो होता है ये बनता है p माइनस 0 अपॉन t। तो ये दोनों तो इक्वल है ना मेरे दोस्त, और जब इक्वल है तो एक्सेलरेशन कितना बना 0, तो वहां पर फोर्स क्या लग जाएगा 0। ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनर्शिया क्या है मेरे भाई, इनर्शिया की बात करते हैं अब। ठीक है ना। इनर्शिया है क्या, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या कहता है कि मतलब अपने स्टेट में मेंटेन करने की कोशिश करता है। इनर्शिया एक ऐसे क्या है मतलब स्टेट है जो अपने आप में ही मेंटेन करने की कोशिश, जैसे मान लो अगर खड़ा हूं तो मैं चाहूंगा खड़ा ही रहूं, मैं गिर गया हूं तो मैं अगर मोशन में हूं तो मैं मोशन में रहना चाहूंगा, यही तो है इनर्शिया। तो जरा देख लीजिए इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया इज दैट property of body by virtue of its, देखिए तो inertia is a property, ठीक है ना, of body by virtue of which the body is unable to change, देखिए तो the body is unable to change its state by itself, ठीक है ना। किसके कारण, इन द, किसके कारण बोला, external force के कारण। Inertia is a property by virtue of which the body is unable to change its state by itself, ठीक है ना, in its absence of external force, यही तो है inertia। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, बच्चे अक्सर फंसते हैं। हम बात कर लेते हैं, अभी हम टाइप की बात करेंगे, अभी बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। देखिए जरा टाइप ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं।
टाइप ऑफ इनर्शिया। तो जो फर्स्ट है ना, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा जो है ना, ये आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा जो है ना, ये इनर्शिया ऑफ, हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, कभी कभी राइटिंग देखो, राइटिंग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है पूरा, कभी कभी समझ में नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो वर्ड पे ध्यान देना कि क्या बोल रहे हैं, वही लिखे होंगे, नहीं बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, साइड हो जा रहा हूँ मैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, it is the inability of body, सुनिए, it is the inability of body to change its state। देखिएगा जरा, it is the inability of body to change its state of rest by itself। ठीक है ना, by itself मतलब कहते हैं इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब नॉर्मली बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पर समझिए आप इसको, तब बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा आपका। एक कोई बस रुकी हुई है और अब बस पे एकदम से ऐसा है जैसे शाहरुख खान बने हुए हैं उसके छत पर, रूफ ऑफ बस की बात कर लेते हैं। आप उसके छत पर आप खड़े हो और बस, आप देखिए बस स्टेशनरी, यू आर ऑल्सो स्टेशनरी ऑन द रूफ ऑफ बस। ऑन दैट टाइम सडनली अ बस स्टार्ट्स मूविंग, जस्ट यू फॉल डाउन बैकवर्ड डायरेक्शन, वेयर यू फॉल डाउन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा आपका जो बस है वो स्टेशनरी है और बस चलना स्टार्ट करती है, आप नीचे गिर जाते हो। बस किस स्थिति में था, रेस्ट में था, और बस रेस्ट में फिर वो चलना स्टार्ट करता, अपने मोशन को चेंज किया, अपने पोजीशन को चेंज करने की कोशिश किया और आप अपना पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आप रेस्ट में थे, मोशन में आए कुछ देर, फिर गिरते गिरते कहाँ हो गए, फिर से कहाँ पर, रेस्ट में। तो जो बॉडी जिसमें है वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसी को बोलते हैं कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो नॉर्मली कहते हैं when a boy is standing on the roof of the bus suddenly start moving, then the boy fall down in backward direction, कहाँ, पीछे की तरफ। ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल ले लो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, तुम्हारे मन में विचार आएगा, सर समझेंगे कैसे कि कौन सा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और कौन मोशन है और कौन डायरेक्शन है। बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप सबसे पहला सिचुएशन जानिए क्या था। क्वेश्चन जो पढ़ोगे तो पहले सिचुएशन समझो क्या कह रहा है, मेरा सिचुएशंस जो कह रहा है उसी हिसाब से। जैसे मान लो नॉर्मली कहता है कि नॉर्मली बस है, ट्रेन है, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन व्हेन इट इज एट रेस्ट। मतलब हमने कहा कि व्हेन अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द बस, ठीक है, व्हेन इट इज इन रेस्ट। हाँ नॉर्मली छूट गया था, जब वो बस रुका हुआ था
अब बस सडनली मूव करना स्टार्ट करता है तो बच्चा कहाँ गिरता है, लड़का कहाँ गिर रहा है, पीछे की तरफ। तो रुका कहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट रुका हुआ था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा एग्जांपल ले लो अच्छी तरीके से, ठीक है ना। मतलब नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं कि कारपेट है और कारपेट को अपना बीट कर रहे हो, तो कारपेट को जब बीट करोगे तो वहां से एक डस्ट पार्टिकल निकलेगा। तो डस्ट पार्टिकल कहाँ, पहले क्या था, मच्छर के तैर रहा था क्या, कारपेट के इनसाइड उसके जो पोर्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं चिपका पड़ा होगा। और आप जब उसको बीट करते हो, आप उसको फटकते हो, आप उस पर चोट लगाते हो, उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हो, तो वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकलना स्टार्ट करता है। तो दिमाग में लगाइए पहले कहाँ था, रेस्ट। तो किसका एग्जाम्पल होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अरे बीट करने के बाद निकला है ना मेरे दोस्त, तो बीट करने के बाद निकला, दैट मींस इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसको क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, when a carpet is beaten with a stick, स्पेलिंग चेक करते रहना भाई स्टिक का, the dust, क्या लिखे हम, द डस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। मतलब नॉर्मली बात कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल क्या होगा, फॉल्स ऑफ, यानी when carpet is beaten the falls off कहाँ, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ समझ रहे हो ना बात को, डाउनवर्ड। कहते हैं when a carpet is beaten with stick the dust particle falls off vertically downward, नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। ये किसका एग्जांपल है, यह इनर्शिया ऑफ, ठीक है ना, नॉर्मली रेस्ट। अब कहते हैं क्या, नॉर्मली, अब एक और एग्जांपल ले लो, लिखूंगा नहीं, समझा दे रहा हूं मैं। नॉर्मली किसी ट्रीज को, आप ट्री के पास जाते हो, ट्री के सामने खड़े होगा और उसको एकदम से पूरा शेक कर दिए, ठीक है ना। अब करने के बाद क्या होगा, शेक करने के बाद क्या बनेगा, उसकी जो पत्तियां है उसको हिलाने के बाद क्या बनेगा, पत्तियां कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ, लीफ ऑफ ट्री। तो किसका एग्जांपल है ये, इट इज द एग्जांपल ऑफ एन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इन इट्स स्टेट, देखिए इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन by itself is called inertia of motion, is called inertia of motion. Inability of the body to change its state of the motion by itself is called inertia of motion. नॉर्मली क्या है, एक एग्जांपल देके समझा देता हूं मैं। नॉर्मली आप मेट्रो में बैठे हो और सडनली मेट्रो मूव कर रही थी और सडनली ब्रेक अप्लाई करती है और आप बाजू वाले को धक्का देते हो, कहते हो सॉरी। क्या है एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ मोशन। नॉर्मली आप मान लो कहाँ बैठे हो, आप बस में बैठे हो, या मान लो सपोज, हाँ बस ही ले लो, और आप बस में बैठे हो बेटे, और बस सडनली मूव करना स्टार्ट कर देती है, आप आगे की तरफ एकदम से क्या करते हैं, गिर जाते हो, नहीं, उस समय बस मूव करती है, आप बैठे हुए हो। एग्जाम्पल समझना, दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, परेशान मत होना, सब पढ़ा क्या रहे कर क्या रहे, क्वेश्चन बनाना सबसे इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो उस समय बस रुकी, बस चलना स्टार्ट करती है, आप आगे की तरफ गिरते हो, पीछे बस चलना स्टार्ट करती है, पीछे की तरफ धक्का लगा अपने सीट को पीछे की तरफ लगाते हैं, दैट मींस वहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, और बस चल रही है, सडनली स्टॉप करती है, ब्रेक लगाती है और आप आगे की तरफ झुकते हो, तो आपका बॉडी रेस्ट में था, लेकिन आना कहाँ चाह रहा है, मोशन में।
बॉडी पहले मोशन में ही था, फिर से रेस्ट में आना चाह रहा है, कौन सा, मेन बॉडी, और आपका बॉडी मोशन में आना चाहता है, अपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उस सिचुएशन में क्या कहोगे आप, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल भी ले लो, नोट कर लो फटाफट। हाँ, an athlete start running, क्या लिखा, an athlete, स्पेलिंग चेक करना भाई, an athlete running, athlete start running in a race to continue, CONTINUE, ठीक है ना, टू कंटिन्यू, समझ लो बात को, नहीं समझ में आ रहा है? रीचिंग द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रीचिंग द पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका होगा, a passenger sitting on the seat of bus. If bus sitting on bus, if bus apply a brake, then the passenger falls forward from his seat, ठीक है ना, कहाँ, मतलब आगे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। फॉल्स फॉरवर्ड आप कर सकते हो, आप यहां से मूव, ठीक है ना, मूव्स फॉरवर्ड।